हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय गुरुकुल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि इस समय हम पढ़ रहे हैं विज्ञान शिक्षण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है, कितने क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट करते हैं। जो जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा उसका जिसका राइट होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएगा कि हमारे इतने क्वेश्चन सही हुए थे। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 44 से, यानी प्रश्न नंबर लगभग 43 तक हमने कंप्लीट कर लिया था पहले पार्ट में। इस पार्ट में हम कंप्लीट करने वाले हैं प्रश्न नंबर 44 के आगे के प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? ऑप्शन पहला है स्टेपिस, दूसरा ऑप्शन है फीमर, तीसरा ऑप्शन है इंकस, जबकि लास्ट ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेपिस। स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 45, हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? पहला ऑप्शन है स्टेपिस, दूसरा ऑप्शन है फीमर, तीसरा ऑप्शन है टिबुला, चौथा ऑप्शन है टिबिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर। फीमर कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है हमारे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 46, हमारे शरीर के किन अंगों में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? पहला ऑप्शन है यकृत में, दूसरा ऑप्शन है तिल्ली में, तीसरा ऑप्शन है अग्नाशय में, जबकि चौथा ऑप्शन है ब्रेक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिल्ली में। कहाँ बनती हैं? जो हमारे शरीर के लसिका कोशिकाएं बनती हैं वो कहाँ पे बनती हैं? तिल्ली में बनती हैं। प्रश्न नंबर 47, वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या होती है। एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 206, दूसरा ऑप्शन है 207, तीसरा ऑप्शन है 208 और जबकि चौथा ऑप्शन है 201। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 206 हड्डियाँ होती हैं। एपी कल्चर है, पहला ऑप्शन है मधुमक्खी पालन से, दूसरा ऑप्शन है रेशम के कीट पालन से, तीसरा ऑप्शन है दोनों या इसमें से डी ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन से। जो एपी कल्चर होता है किससे रिलेटेड है? वो मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है। प्रश्न नंबर 49, मानव कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मानव कपाल की बात कर रहा है। मानव कपाल में हड्डियों की संख्या होती है, पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 14, जबकि चौथा ऑप्शन है तो 7। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। अगर मैंने कैसे याद किया तो मानव, इसे मानव यहाँ पे लिखा है तो इसमें 4 वर्ड आए, कपाल में भी 4 वर्ड आए, यानी 4 4 मिल के कितना हो गया? 8। आप भी कुछ ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। तो यानी टोटल कितनी हो गई? मानव कपाल में हड्डियों की संख्या 8 हो गई। प्रश्न नंबर 50, भोजन संचय के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण होता है। ये प्रश्न 2015 बीटीसी में पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन है पहला तर्क रूप में, दूसरा ऑप्शन है पर्णा स्तंभ में, तीसरा ऑप्शन है कंदगुच्छ में, जबकि चौथा ऑप्शन है कुंभी रूप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भोजन संचय के लिए जो अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण होता है किसमें होता है? कंदगुच्छ में होता है। प्रश्न नंबर 51, पत्तियों द्वारा कायिकी प्रवर्धन होता है। पहला ऑप्शन है ब्रायोफिल्म में, दूसरा ऑप्शन है वेलिसनेरिया में, तीसरा ऑप्शन है अदरक में, जबकि चौथा ऑप्शन है सजिटेरिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रायोफिल्म में। जो पत्तियों का कायिकी प्रवर्धन होता है वो ब्रायोफिल्म में होता है। प्रश्न नंबर 52, कोण का मात्रक क्या होता है? पहला ऑप्शन है मोल, दूसरा ऑप्शन है स्टेरेडियल, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर, जबकि चौथा ऑप्शन है रेडियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कोण का मात्रक होता है वो रेडियन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 53, कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन है पेड़ से पत्ते गिरना, दूसरा ऑप्शन है उछाले गए बॉल को धरती पर गिरना, तीसरा ऑप्शन है समतल पर गाड़ी का धकेलना, चौथा ऑप्शन है पहाड़ी से पत्थर का टूटकर नीचे गिरना। तो आप सभी जानते हैं जो नीचे आती हैं कहीं ना कहीं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, यानी पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो गया और
लास्ट वाला भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो समतल पर गाड़ी का धक्का देना एक गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। प्रश्न नंबर 54, उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो पहला ऑप्शन है 1 प्रकार की, दूसरा ऑप्शन 2 प्रकार की, तीसरा ऑप्शन है 3 प्रकार की, जबकि चौथा ऑप्शन है 4 प्रकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपापचय की क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। प्रश्न नंबर 55, पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है आम में, दूसरा ऑप्शन है छुई मुई में, तीसरा ऑप्शन है नीम में, जबकि चौथा ऑप्शन है अदरक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो उत्तेजनशीलता की बात किया जाता है किसमें होता है? छुई मुई के पौधे में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56, विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पहला ऑप्शन है फुंक्स ने, दूसरा ऑप्शन है हॉकिंस ने, तीसरा ऑप्शन है लोनिन ने, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विटामिन शब्द का सबसे प्रयोग किया था उस किसने किया था? वो उन्होंने फुंक ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 57, निम्न में से कौन सा रोग पॉलिश किए हुए चावल को खाने से होता है? जो हम लोग चावल जब राइस मिल पे भेजते हैं, जब कूट के आता है तो उसमें उसका पॉलिश हम लोग निकलवा देते हैं। तो उसको निकलवा देने से कहीं ना कहीं कोई बीमारी हमारे अंदर हो जाती है। तो वो कौन सी बीमारी होती है? पहला ऑप्शन है पेलाग्रा, दूसरा ऑप्शन है अतिसार, तीसरा ऑप्शन है बेरी बेरी, या चौथा ऑप्शन है घेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी बेरी, यानी कि बी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। जब हम चावल को पॉलिश करा देते हैं, उस चावल को जब खाते हैं तो हमारे बॉडी में बेरी बेरी नामक का रोग हो जाता है, यानी विटामिन बी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। प्रश्न नंबर 58, निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विटामिन ए बी, दूसरा ऑप्शन है बी सी, तीसरा ऑप्शन है ए डी ई के, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी सी। देखते हैं कैसे। विटामिन सी किस में पाया जाता है? नींबू में पाया जाता है। ठीक है। अब नींबू में पाया जाता है, जब नींबू को हम पानी में घोलते हैं तो ये कहीं ना कहीं घुल जाता है। तो विटामिन बी पानी में घुल गया, विटामिन सी पानी में घुल गया। इसी प्रकार बी जो होता है, बी भी हरी सब्जियों जो में पाया जाता है। तो बी को भी जब हम अगर काट के मतलब कि सब्जी बनाते हैं, खाना पकाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी पानी के साथ उसके अंदर घुल जाता है। तो बी और सी ऐसे 2 विटामिन होते हैं जो पानी में घुल सकते हैं, जबकि और जो विटामिन होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी सी। प्रश्न नंबर 59, निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? अब बी सी को आप छोड़ दीजिए, बी सी यानी को छोड़ देंगे। तो बी सी को जब छोड़ देंगे तो और जो बचे हमारे कितने विटामिन से मुख्य रूप से कितने होते हैं? ए बी सी डी ई के, इतने विटामिन से मुख्य रूप से होते हैं। इसमें से हमने बी और सी को निकाल दिया तो कौन कौन से बचे? ए डी ई के, यानी कि ये जो है इस किस में घुलेंगे? ये वसा में घुलने वाले विटामिन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इज़ द राइट आंसर, ये यानी कि विटामिन ए डी ई के जो हैं वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। प्रश्न नंबर 60, स्कर्वी रोग की पहचान है। जो स्कर्वी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण होता है, आप सभी जानते हैं। तो इसका हम कैसे पहचान करेंगे कि हमारे अंदर, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी हुई है? तो ऑप्शन है पहला मसूड़ों में रक्तस्राव होना, हाथ का फूलना, रुधिर छिड़ता, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब हमारे मसूड़ों में खून आने लगता है, रक्तस्राव होने लगता है, तो हम समझ जाते हैं कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी की कमी हो गई है। और उसको दूर करने के लिए आप सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी पाया जाता है आंवले में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 61, मैरेस्मस तथा क्वाशिओरकर रोग किसकी कमी के कारण होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है लिपिड, या इसमें से चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन की कमी के कारण ये रोग होता है। मैरेस्मस तथा क्वाशिओरकर जो रोग है वो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। प्रश्न नंबर 62, रक्तदाब मापा जाता है। जो हम रक्तदाब मापते हैं यानी कि ब्लड प्रेशर जो हमारा आता है, किस यंत्र से नापते हैं? कौन सा यंत्र होता है इसको इस्तेमाल करते हैं रक्तदाब मापने के लिए? पहला ऑप्शन है स्फेरोमीटर, दूसरा ऑप्शन है एनीमोमीटर, तीसरा ऑप्शन है एममीटर, जबकि चौथा ऑप्शन है स्फिग्नोमेनोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमेनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर।
रक्त दाब यानी बीपी को हम नापते हैं स्फेग्नोमेनोमीटर में। जो मैक्सिमम होता है 120/80, इससे मापते हैं mmHg यानी मिलीमीटर मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी इसको बोलते हैं। उच्चतम यानी कि अगर प्रकुंचन की बात करते हैं तो 120 होता है, और शीतलन की बात करते हैं तो 80 होता है। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। ये अगर इतना अगर इसके आसपास रहता है तो समझ लो मनुष्य स्वस्थ है। अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं? तो सर्वदाता बच्चा बच्चा जानता है कि किस ब्लड ग्रुप को कहते हैं। आपके ऑप्शन है, पहला ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी, जबकि चौथा ओ। तो ओ जो ब्लड ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? सर्वदाता। प्रश्न नंबर 64, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बच्चा बच्चा जानता है, तो उसको भी बताने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि सर्वग्राही कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए बी। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 14, जबकि चौथा ऑप्शन है 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या होती है 12, यानी कि 12 जोड़ी होती हैं, तो टोटल कितनी हो गई? 24। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य का जो खोपड़ी होता है उसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन है 30, तीसरा ऑप्शन है 32, जबकि चौथा ऑप्शन है 40। तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 28, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 67, दौड़ने हेतु उपयुक्त अनुकूलित प्राणी है? पहला ऑप्शन है चमगादड़, दूसरा ऑप्शन है एंटीलोप, तीसरा ऑप्शन है यूरोमेट्रिक्स, जबकि चौथा ऑप्शन है साइरन। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटीलोप। एंटीलोप जो होता है दौड़ने हेतु उपयुक्त प्राणी माना गया है। ये पूछा गया था प्रश्न BTC 2015 के सेकेंड पेपर में। प्रश्न नंबर 68, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि का नाम है। जब हम दही को मथनी द्वारा मथते हैं तो उससे जो मक्खन पृथक होता है, अलग होता है, तो उस विधि को हम क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा ऊर्ध्वपातन, दूसरा ऑप्शन है अपकेंद्रण, तीसरा ऑप्शन है तलछटनीकरण, जबकि चौथा ऑप्शन है निस्पंदन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये प्रश्न पूछा गया था DLED 2018 में। प्रश्न नंबर 69, सुषुप्त पौधा कहा जाता है? सुषुप्त पौधा किसको कहते हैं? पहला ऑप्शन है जड़ को, दूसरा ऑप्शन है बीज को, तीसरा ऑप्शन है फूल को, जबकि चौथा ऑप्शन है पत्ती को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुषुप्त पौधा कहते हैं बीज को, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया था DLED 2018 में। 1 फुट किसके बराबर होता है? तो बच्चा बच्चा जानता है, आप लोग स्केल यूज़ करते हैं, देखते होंगे। जो 1 फीट का स्केल होता है तो कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर, इसको हमको डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई बच्चा से पूछ लोगे तो बता देगा कितने सेंटीमीटर होते हैं 1 फुट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द, यानी कि 30.48 सेंटीमीटर 1 फुट में के बराबर होता है। ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 71, न्यूटन का गति संबंधित कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? तो ये भी जानते हैं, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। तो तीसरे नियम का पूछ रहा है, तीसरा नियम किस पे आधारित है? जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है वो कौन सा नियम है? तो उसको हम जानते हैं, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है तृतीय नियम कहलाता है। यानी कि जब कोई ऐसे रॉकेट होता है, रॉकेट को जब ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं वो क्रिया प्रतिक्रिया लगाती है, तब आगे बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये भी 2018 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 72, बल की इकाई है। बल की इकाई क्या है? पहला ऑप्शन है अर्ग, दूसरा ऑप्शन है डाइन, तीसरा ऑप्शन है वाट, जबकि चौथा ऑप्शन है कैलोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बल का इकाई होती है वो डाइन होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। डाइन किस में है? सीजियस पद्धति में। और सीजियस और MKS पद्धति ये भी आगे आएगा तो उसको मैं समझाऊंगा कैसे, किसको सीजियस पद्धति बोलते हैं, किसको MKS पद्धति बोलते हैं। प्रश्न नंबर 73, पत्ती का रूपांतरण है। पहला ऑप्शन है पत्र प्रकलिका, दूसरा ऑप्शन है सल्ककंद, तीसरा ऑप्शन है पर्णथैली, जबकि चौथा ऑप्शन है पर्णिल मूल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि पत्र प्रकलिका जो है पत्ती का रूपांतरण है। ये प्रश्न पूछा गया था BTC 2015 सेकेंड पेपर का। अगला प्रश्न है
लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड किस पद्धति से संबंधित है? तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। लंबाई की बात कर रहा है, लेंथ को किस में मापते हैं? मीटर में नापते हैं। द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, यानी मास को किस में नापते हैं? तो केजी में। और समय यानी कि टाइम को किस में नापते हैं? उसको हम सेकंड में नापते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं एम के एस पद्धति। क्या एम इसका पहला वर्ड एम, इसका के और एस, इसको बोलते हैं एम के एस पद्धति। अगर हम लंबाई को सेंटीमीटर में नाप ले सी, अगर हम मास को ग्राम में नाप ले और समय को सेकंड में, तो इसको हम बोलते हैं सी जी एस पद्धति, यानी कि सी जी एस पद्धति। ठीक है, तो सी जी एस और एम के एस पद्धति समझ में आई। जब लेंथ को मीटर में मापते हैं तो उसको मास को किलोग्राम में मापें और टाइम को सेकंड में, तो ये कहलाता है एम के एस पद्धति। जब लेंथ को सेंटीमीटर में मापें, मास को ग्राम में मापें और टाइम को किस में? सेकंड में मापें, तो उसको बोलते हैं सी जी एस पद्धति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 74 का राइट आंसर हो जाएगा एम के एस पद्धति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये प्रश्न पूछा गया था BTC 2015 में। प्रश्न नंबर 75, वायु है, वायु क्या है? पहला ऑप्शन है विषमांगी मिश्रण है, दूसरा ऑप्शन है शुद्ध पदार्थ है, तीसरा ऑप्शन है यौगिक है, जबकि डी ऑप्शन है समांगी मिश्रण। तो आप सभी जानते हैं वायु में क्या है। वायु में बहुत ढेर सारी गैसें हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक विषमांगी मिश्रण है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। टाका है, पहला ऑप्शन है जल संचय की विधि, दूसरा ऑप्शन है सिलाई की विधि, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश की मुद्रा, जबकि चौथा ऑप्शन है प्रदूषण मापने की विधि। तो यहाँ पे टाका की बात की गई है, ना कि टका की। अगर टका होता तो ये आपका बांग्लादेश की मुद्रा हो जाती, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टाका क्या लिखा है? टाका क्या होता है? सिलाई करने की विधि होती है। जो टाका होता है सिलाई करने की विधि है। तो इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये प्रश्न पूछा गया था 15 BTC 2015 में। प्रश्न नंबर 77, निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। पहला ऑप्शन है खरगोश, दूसरा ऑप्शन है चूहा, तीसरा ऑप्शन है कछुआ, चौथा ऑप्शन है गाय। तो ये प्रश्न बच्चा बता सकता है कि कहीं ना कहीं उभयचर किसको कहते हैं? जो कम से कम दो जगहों पे रह सके, जैसे कि पानी में भी रह सके और ज़मीन पे भी रह सके, या ज़मीन पानी या उड़ भी सके। तो इस प्रकार के प्राणियों को हम उभयचर प्राणी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कछुआ। कछुआ कहाँ पानी में भी रह सकता है, जिंदा रह सकता है, और अगर वो ज़मीन पर आ जाए तो ज़मीन पर भी रह सकता है। प्रश्न नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? तो मछली का अनुकूलन अंग कौन कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है उसका जो शरीर होता है धारा रेखी होता है, दूसरा ऑप्शन है पंख होते हैं उसमें, तीसरा ऑप्शन है गलफड़े होते हैं, जबकि चौथा ऑप्शन है फेफड़ा। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जो अनुकूलन नहीं है, यानी कि कौन सा अनुकूलन नहीं है। कहीं ना कहीं उसका शरीर धारा रेखी होता है, सही है, पंख होता है, सही है, गलफड़े होते हैं, सही है, लेकिन फेफड़ा उसके अंदर नहीं होता है। वो जो सांस लेता है किससे लेता है? अपने गलफड़े से लेता है, यानी गिल से लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो होगा करेक्ट इस प्रश्न के लिए। प्रश्न नंबर 79, निम्नलिखित में से यौगिक है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है पीतल और चौथा ऑप्शन है चांदी। तो यौगिक की बात करता है तो यौगिक कौन है? कम से कम दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? यौगिक। तो जल किससे मिलकर बनाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। पीतल अलग धातु है, सोना धातु है, चांदी धातु है। तो ये हम कह सकते हैं, तो यानी कि जो यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर जो बनता है उसको बोलते हैं यौगिक। तो जल हमारा दो तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो कह सकते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना है? तो कोई अगर घुलनशील पदार्थ ठोस पदार्थ में से अगर हमको किसी द्रव को अलग करना होता है तो हम कैसे करेंगे? पहला ऑप्शन है निथारना, दूसरा ऑप्शन है वाष्पीकरण, तीसरा ऑप्शन है तल छटनी, जबकि चौथा ऑप्शन है छानना। तो अगर हमें द्रव को अलग करना होता है, ठोस को अलग करना होता है किसी द्रव से, तो हम क्या कर सकते हैं? वाष्पीकरण कर सकते हैं। तो यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 81, किसी धातु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है। अब किसी भी धातु के क्षेत्रफल, यानी कि अगर सरफेस की बात करता है, यानी पूरी इसकी बीच की बात करता है, तो उनको क्या ज्ञात करते हैं? यानी कि उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब क्षेत्रफल को हम किस में मापते हैं? हमेशा
वो अगर लंबाई अगर हम किस पद्धति में है तो मीटर स्क्वायर में, यानी कि कहीं ना कहीं मीटर स्क्वायर में। यहाँ पे सब ऑप्शन मीटर में दिया है, घन मीटर में दिया है, किलोमीटर में, तो हम मीटर मान सकते हैं। तो यानी कि उसका स्क्वायर होता है, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है या मीटर स्क्वायर हो सकता है कि या किलोमीटर स्क्वायर हो सकता है, यानी कहीं ना कहीं स्क्वायर में मापते हैं। क्यों मापते हैं? क्योंकि इसमें लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। तो लंबाई और चौड़ाई जब निकालेंगे तो L इंटू बी हो जाएगा, यानी लेंथ इंटू बी, इसका भी मात्रक मीटर, इसका भी मात्रक मीटर, ये दोनों गुणा करेंगे तो किस में आ जाएगा? मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। अगर मान लो ये सेंटीमीटर में है तब भी हो जाएगा सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, तब भी क्या होगा? सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मान लीजिए किलोग्राम है तो किलोग्राम गुणे किलोग्राम, तब भी ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम स्क्वायर में हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 82, मछली में सांस लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? सभी लोग जानते हैं, कई बार पढ़ चुके होंगे, रिपीट हो चुका है कितनी बार। मछली के लिए सांस लेने का कौन सा अंग होता है? गलफड़ा है, वो गलफड़े से सांस लेती है। अगला प्रश्न है, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है। जब कोई पहलवान कोई भार उठाता है तो किस बल से लगाता है, कौन सा बल लगाता है? पहला ऑप्शन है पेशी बल लगाता है, दूसरा ऑप्शन है विद्युत बल लगाता है, तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय बल लगाता है, जबकि इसमें से कोई नहीं। तो आप यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके ऑप्शन भी बता सकते हैं। विद्युत बल तो ये तो इसके अंदर वो विद्युत है ही नहीं कि विद्युत बल लगा दे। चुंबक का तो गुण तो मनुष्य के अंदर होता नहीं कि चुंबक बल लगा दे। अब बच्चे दो ऑप्शन, तो जो हम किसी चीज़ को उठाते हैं कहीं ना कहीं पेशियों के माध्यम से हम उसको उठाते हैं, तो यानी कि ये इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपका पूछा गया था BTC 2017 में। आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 84, चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचना का नाम है। ये जो प्रश्न है इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है? क्योंकि कभी ना कभी इतना आप लोग तैयारी कर चुके होंगे, तो इसका राइट आंसर ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो जो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आपके मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप स्क्रीन पे तुरंत दिखाई देगी। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव पढ़ाने आऊँ तो आप जल्दी से 1000 सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि मैं लाइव आ सकूँ, तो आपको बेहतर तरीके से और भी समझा सकूँगा, हर टॉपिक्स को आपके क्लियर करा सकूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।